हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका इस पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल पेपर 2021 का जो मॉडल पेपर जारी किया है बोर्ड ने, उसको देखेंगे आज। ठीक है, इसको 2 से 3 लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अगर एक लेक्चर में पूरा पेपर सॉल्व करेंगे काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इस कारण से हम इसके अलग अलग भागों में सॉल्व करेंगे। ये आपका उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 फिजिक्स की बात कर रहे हैं। आपका पूर्णांक जो होगा यहाँ पे 56 नंबर का होगा वापस से। ठीक है, लेकिन कुछ प्रश्न कम किए गए हैं पहले से। 56 नंबर का पूर्णांक होगा आपका। आपको 3/1/4 घंटा मतलब 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं आपको। परीक्षा सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखें, मतलब रोल नंबर आपको जरूर लिखना है आपके प्रश्न पत्र पर। उसके बाद आपसे कहा गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। ये सामान्य से निर्देश हैं। एक इम्पोर्टेंट निर्देश जो मैं बताना चाहूँगा आपको, ये 4th वाला है। जिन प्रश्नों में जो हम अक्सर गलती करते हैं बच्चे, ठीक है, ये सामान्य सा निर्देश है, इसको जरूर ध्यान दें। आपको क्या कहा गया है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ने इसको अलग से दिया है, आपको इसको जरूर याद रखना है। क्या कहा गया है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक प्रश्न को आगे लिख देते हैं, दूसरे को 1 किलोमीटर दूर लिख देते हैं, मतलब कॉपी में कहीं दूर जाके लिख देते हैं। ऐसा ना करें। ठीक है, ऐसा करने से आपको आपके नंबरों में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अगर कोई प्रश्न है उसमें ABC करके ऐसे कोई खंड दिए गए हैं तो उनको एक साथ ही लिखें। ठीक है, फिर कहा गया है प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि या अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्नों को सही माना जाएगा। इसका मतलब है आप हिंदी पे कंसंट्रेट करें, हिंदी के प्रश्नों को सही माना जाएगा। उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें और ये अंक भार दिए गए हैं, तो ये कुछ सामान्य से निर्देश थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अंक भार की कि किस प्रकार से आपको इस बार प्रश्न आएंगे। सबसे पहले आपसे ऐसे कहा गया कि पहला खंड जो है आ, उसमें 1 से 10 होंगे। ठीक है, और 2 से 11 होंगे। 20 प्रश्न होंगे कुल मिलाकर। पहला प्रश्न जो है उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट रोमन में 1 से 10 तक, रोमन में 1 से 10 तक लिखे होंगे। कैसे लिखे होंगे, रोमन संख्या में लिखे होंगे 1 से 10 तक। ठीक है, और 2 से 11 तक ये एक नंबर के होंगे। तो 1 से 10 पहले प्रश्न में 10 भाग होंगे, मतलब 10 प्रश्न होंगे पहले में ही। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, ये 10 प्रश्न होंगे मल्टीपल टाइप। 2 से 11 तक भी एक नंबर के होंगे। कुल 20 प्रश्न हो गए 1 नंबर का, कुल 20 अंक हो गए। फिर 12 से 15 तक 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, 12 से 15 तक कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के। बस केवल एक ये भाग जो है ये आपको कंपलसरी सॉल्व करना है। 12 से 15 4 प्रश्न हो गए, प्रत्येक 2 नंबर का। 8 नंबर हो गए आपके पास। कितने हो गए, 8। फिर देखिए 16 से 19, 20 से 21 और 22 से 23, इन सभी में आपको विकल्प दिए जाएंगे। मतलब पेपर का पैटर्न कितना सिंपल कर दिया, अभी तक ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन आपको इन सब में विकल्प दिए जाएंगे। 16 से 23 के बीच में भी, 16 में ये 4 क्वेश्चन, ये इनमें भी विकल्प हैं, इनमें भी विकल्प हैं। और 22 से 23 में तो आपको 3-3 विकल्प मिलेंगे। ठीक है, 3 में से कोई एक सॉल्व करना है। 3 प्रश्न मिलेंगे और 3 में से कोई एक सॉल्व करना है। ये आपका अंक भार है जो दिया गया है, टोटल 56 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये पेपर के बारे में एक बेसिक सी जानकारी होगी, मॉडल पेपर के बारे में। अब हम इसके सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन खंड ए। पहला सेक्शन क्या कहता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर दी गई पुस्तिका में लिखिए। आपको इनमें से एक उत्तर को छांटना है और ये पुस्तिका में आपको अंकित करना है, पुस्तिका में ये लिखना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि आवेश का मात्रक है। आप सभी जानते होंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, एम्पियर है, वोल्ट है, न्यूटन है। तो अगर हमारा आंसर क्या जाएगा, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ये आप सबको ही पता होगा, बड़ी कॉमन सी बात है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। बोल्ट की बात करें तो बोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। ये किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। अगर ऐसे ही भी याद रख लें, पूछा जा सकता है।
एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का, या सिंपल हम कह सकते हैं धारा का मात्रक होता है। और न्यूटन की बात करें तो ये किसका होता है? बल का मात्रक होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? तो आपसे पूछा था आवेश का मात्रक, तो सही आंसर आपका कूलाम है। अगर वोल्ट पूछ लेते तो विभवांतर लिखना पड़ता, एम्पियर पूछ लेते तो विद्युत धारा लिखना पड़ता, और न्यूटन है तो बल। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। प्रश्न नंबर संख्या 2 की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न में ऐसा कहा गया है, दिए गए चित्र में कार्बन प्रतिरोध दिया गया है आपको। दिए गए क्वेश्चन क्या है? चित्र में दिए गए कार्बन प्रतिरोध का मान 22 गुणा 10 की घात 5 प्लस माइनस 5% है। क्या दिया गया है? कार्बन प्रतिरोध का मान 22 गुणा 10 की घात 5 ओम प्लस माइनस 5% है। प्रतिरोधक की दूसरी वलय का रंग क्या होगा? ये जो वलय है इसका रंग पूछा गया है। अगर इसका रंग पूछा गया तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। आप यहां से लगा सकते हैं आंसर, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि पहला आपका ऐसे लिखा है 22 गुणा 10 की घात 5 प्लस माइनस 5%, ये दिया गया है। आपको दूसरी वलय का रंग पूछा है तो पहले के लिए 2 का उपयोग किया है लाल के लिए, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? लाल होना चाहिए, क्योंकि अगला भी 2 है तो ये आंसर लाल हो जाएगा आपका। देख के ही आपको आंसर पता चल जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका लाल आ जाएगा, लाल। ठीक है, ये तो आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। लेकिन अगर कॉमन सेंस नहीं लगता, मान लो 22 की जगह कुछ और वैल्यू लिखी होती, 47 लिखी होती, फिर आप क्या करते? तो इसका एक तरीका होता है सॉल्व करने का। ये तो इसका आंसर आ गया, आप ऑप्ट कर सकते हैं, लाल रंग सही आंसर है। नहीं तो फिर आपको टेबल थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं आपको टेबल क्या होती है। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज आपका ऊपर लिख दें, ठीक है, हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, यहां लिख रहा हूं नीचे, हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, इसको आप याद कर लें, इससे आपका ये क्वेश्चन कुछ भी लिखा हो याद हो जाएगा। क्या है शॉर्ट ट्रिक? बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ बेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये आपका एक तरीका है इसको पढ़ने का, इसको याद करने का। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्लैक, बी फॉर ब्लैक मतलब काला, ब्लैक ब्राउन, ब्राउन का मतलब होता है भूरा, आर का मतलब रेड लाल, ओ का मतलब होता है ऑरेंज मतलब नारंगी, वाई का मतलब होता है येलो मतलब पीला, ग्रेट, जी का मतलब होता है ग्रीन हरा, बी का मतलब होता है ब्राउन मतलब बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ब्लू नीला, वी का मतलब होता है वायलेट, ठीक है, वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी कह सकते हो आप इसको, और ग्रे, इसका मतलब क्या होता है? ग्रे, ग्रे का मतलब ग्रे ही बोल देते हैं, गुड वाइफ वाइट। ये इसका तरीका होता है। गोल्ड का मतलब 5% इसमें आएगा, 10% आएगा, और इसमें 15% आएगा, मतलब कोई रंग नहीं, रंगहीन वर्णहीन। तो देखो बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, काला भूरा लाल नारंगी पीला हो जाएगा, यहाँ पे हरा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, और बैगनी हो जाएगा, ग्रे धूसर कह सकते हैं, ग्रे कह सकते हैं आप, वाइट। इसमें तरीका होता है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक कौन सा रह गया? सॉरी, एक ऊपर रह गया आपका, ये 4 होगा, 4, यहाँ पे आप लिखेंगे 5 6, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 8, और ये लास्ट का
9, ऐसे चालू करना है। अब आप देख सकते हैं लाल के लिए 2 है, फिर से लाल आएगा तो 2, ठीक है। अगला है गुणा 10 की घात 5, तो तीसरे रंग को सार्थक अंक में व्यक्त करते हैं, तो 10 की घात 5 मतलब हरा आएगा, 10 की घात 5। मतलब तरीका क्या होता है इसको व्यक्त करने का, पहले 2 रंगों को सार्थक अंक में व्यक्त करते हैं, अगले को 10 की घात में व्यक्त करते हैं, प्लस माइनस d%, ठीक है। ये तरीका होता है आपका सॉल्व करने का, ध्यान रखें ये इस तरह की बले आ जाए तो, ठीक है। पहला ए है, ए का मतलब क्या है, पहला मतलब 2 सार्थक अंक में, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा अभी, कहा था 47 10³ प्लस माइनस 5%, मान लो तो 4 कहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं इसमें, 4 कहाँ पे आ रहा है आपका, तो 4 आ रहा है पीला, तो मतलब पहला रंग क्या लिखेंगे, पीला, ठीक है। बले बनेगी तो पहला पीला आएगा। फिर 7 के लिए क्या आएगा, बैगनी आएगा, ठीक है। फिर 10 की घात 3, 10 की घात 3 कहाँ आएगा, तो 1 2 3, तीसरा नारंगी पे आ रहा है, 10 की घात 3 किस पे आ रहा है, नारंगी, तो बैगनी के बाद आपका नारंगी आ जाएगा, और प्लस माइनस 5%, 5% का मतलब क्या आ जाएगा आपका, गोल्ड आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध किस वैज्ञानिक ने पता किया, विद्युत और चुंबकत्व के मध्य संबंध मतलब विद्युत और चुंबकत्व, तो अपन कह सकते हैं इसका सही आंसर है ऑयस्टेड ने। ऑयस्टेड ने सबसे पहले प्रयोग किया, उन्होंने ऐसा पाया कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध ज्ञात किया था। लॉरेंज ने बाद में बल निकाला, लॉरेंज ने, न्यूटन तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि आए नहीं विद्युत चुंबकत्व में न्यूटन, और आइंस्टीन भी नहीं थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑयस्टेड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप पूछा गया था, तो इसका आंसर आप 90 डिग्री याद रख लें कि चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है, एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 90 डिग्री होता है एंगल ऑफ डिप, ये भी बात याद रखें। नेक्स्ट, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अनुनादी स्थिति में वोल्टता एवं धारा के मध्य कलाकोण, तो कलाकोण जो फाई है, कलाकोण का मान होता है अनुनाद की स्थिति में 0 डिग्री। कितना होता है कलाकोण, 0 डिग्री होता है। और आप लिखेंगे VI cos फाई, तो cos फाई को कहते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक 1 होगा क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। तो अनुनाद की स्थिति अगर पूछें तो अनुनाद की स्थिति में कलाकोण 0 डिग्री होता है। कलाकोण वोल्टता और धारा के मध्य जो कलाकोण बनता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। मतलब वोल्टता और धारा समान कला में होते हैं, किसके कारण, प्रतिरोध के कारण समान कला में होते हैं। और जो शक्ति गुणांक है, पावर फैक्टर है, वो कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछा गया है। क्या कहा गया है, लेंस की शक्ति व फोकस दूरी में संबंध बताना है। किस किस में बताना है, शक्ति और फोकस दूरी में। तो हमको ये पता होता है कि शक्ति जो है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, पावर P = 1/f, ये तो हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो शक्ति जो है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, P = क्या होता है, 1/f। अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पूछा गया था कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण कौन सा सही है इसमें से, ये बताना है आपको। तो हमने ऐसा पढ़ा था कि आइंस्टीन के अनुसार जब भी किसी धातु की सतह पर E = hν ऊर्जा का कोई फोटोन आपतित होता है, तब उस फोटोन की ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसको कार्यफलन कहते हैं। बची हुई ऊर्जा का शेष भाग धातु की सतह पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको अगर हम देख पा रहे हैं तो E को हम hν लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा को लिख सकते हैं 12mv मैक्सिमम स्क्वायर प्लस φ0। तो ये आप देख लीजिए कौन सा सत्य है, ये तो सही हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, और ये तो बल का सूत्र है, तो hν 12mv मैक्सिमम स्क्वायर प्लस φ0, ये आंसर आपका सही जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर, द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होगी। अगर द्रव्यमान संख्या में वृद्धि करेंगे तो भाई साहब ये होता है आपका ZXA, ये होता है। अब द्रव्यमान संख्या बढ़ाओगे तो द्रव्यमान तो बढ़ेगा, ये तो हो नहीं सकता। आयतन, आयतन की बात करें तो आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr3,
और आर क्यूब की वैल्यू आपने पढ़ी रखी है, आर इक्वल टू, अगर आपने पढ़ा है चैप्टर ए नॉट ए की पावर 1/3, तो ये रखोगे तो ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए, मतलब द्रव्यमान संख्या पर निर्भर कर रहा है तो ये हो नहीं सकता। बंधन ऊर्जा बिल्कुल द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है। आपको पता होगा कि जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे प्रारंभ में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ता है और मध्यवर्ती द्रव्यमानों का जो मध्यवर्ती द्रव्यमान हैं उनके संगत जो बंधन ऊर्जा है वो अधिकतम हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी तो बंधन ऊर्जा कम हो जाएगी, तो ये भी निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका घनत्व। क्या जाएगा आंसर? घनत्व। क्यों घनत्व निर्भर नहीं करता? क्योंकि घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान, औसत द्रव्यमान न्यूक्लियॉन्स का एम होता है, और ये लिख दोगे आप 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए से ए फाइनल कट जाएगा, इसलिए जो घनत्व आता है नाभिक का वो आता है 3m/4 पाई इंटू आर नॉट क्यूब। तो आपका यही आंसर सही है कि घनत्व द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तित नहीं होता। नाभिक, कोई भी नाभिक हो, सभी नाभिकों के लिए घनत्व की मात्रा सबके लिए क्या होती है? समान रहती है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक होते हैं। तो परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक जो हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं? वो कुचालकों के जैसे व्यवहार करते हैं। परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो नेज अर्धचालक हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं? तो वो कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अर्धचालकों में सहसंयोजी बंध बन जाते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन, कैसे बंध बन जाते हैं? सहसंयोजी बंध बन जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन के लिए उपलब्ध नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप बात को कि ये नेज अर्धचालक सभी बंध बना लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन के लिए उपलब्ध नहीं होता है, और चालन के लिए उपलब्ध नहीं होता है इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि कुचालकों के जैसे व्यवहार करते हैं। आगे बात करते हैं, तो निम्न में से कौन से विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी? तो तरंगदैर्घ्य के अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपका गामा रे आता है। गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। किसकी सबसे कम होती है? गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, अल्फा की बात करें, बीटा की बात करें या एक्स किरणों की बात करें तो इनकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम। गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्या बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो ये आपका 10 क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके, ये कंप्लीट आंसर हो गए उनके। अगर आप इनकी सीरीज याद करें तो आप देखेंगे गामा सबसे कम होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। ठीक है, पूछा है बिंदु धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। किसके लिए? बिंदु धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी है। तो बेटा ये बिंदु धनावेश हो गया, ये एक बिंदु धनावेश हो गया। इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी है तो हम ऐसे बना सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस तरह से आप रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होती हैं? दूर की ओर निकलती हैं। इस तरह से निकलेंगी, इस तरह से, क्योंकि हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और धनावेश के कारण इसकी दिशा आवेश से दूर की ओर होती है। तो बिंदु धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच दी हैं हमने, क्योंकि हमको पता है कि बिंदु धनावेश अगर है, कोई बिंदु आवेश है, तो हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और बिंदु धनावेश के कारण इसकी जो दिशा होती है वो आवेश से दूर की ओर होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आप चाहें तो इतना लिख भी सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के कारण आवेश से दूर की ओर होती हैं। क्या लिख देंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, बिंदु धनावेश के कारण, बिंदु धनावेश के कारण, बिंदु धनावेश के कारण आवेश से दूर की ओर होती हैं। धनावेश के कारण आवेश से दूर की ओर होती हैं, दूर की ओर होती हैं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं
बिंदु धनावेश के कारण आवेश से दूर की ओर होती हैं, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, धनावेश के कारण इसकी दिशा आवेश से दूर की ओर होती है। इसके बाद आगे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखना है आपको। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? तो ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया। अगर आप सिंपल लाइन में किरचॉफ के दूसरे नियम अनुसार ऐसे लिख सकते हैं, किरचॉफ के या किरचॉफ लिख दें, किरचॉफ के दूसरे नियम अनुसार, दूसरे नियम अनुसार, किरचॉफ के दूसरे नियम अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा, किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा एवं प्रतिरोधों के गुणनफल का, प्रवाहित धारा एवं प्रतिरोधों के, प्रवाहित धारा एवं प्रतिरोधों के गुणनफल का, गुणनफल का बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या कह रहे हैं? किरचॉफ के दूसरे नियम अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा एवं प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित, उस बंद परिपथ में उपस्थित, परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के, परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के, विद्युत वाहक बलों के, बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। क्या बनेगा? सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। क्या बताया? किरचॉफ के दूसरे नियम अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा एवं प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। क्या बताया? प्रवाहित धारा एवं प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। क्या समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा, आगे चलते हैं इसको। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि वायो सेवर्ट का नियम लिखिए। वायो सेवर्ट का नियम आपको लिखना है। तो सिंपली अगर 1 नंबर में पूछा है तो आप सिंपल वायो सेवर्ट का नियम लिख सकते हैं। क्या? dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये वायो सेवर्ट का नियम हो जाएगा। ये आप सिंपल r क्यूब ना लिखना चाहें तो मॉड r क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। सिंपली वायो सेवर्ट के नियम के अनुसार आप ऐसे भी मतलब 1 नंबर में इतने जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो पूरा नियम आप लिख सकते हैं। वायो सेवर्ट के नियम अनुसार, वायो सेवर्ट के नियम अनुसार, चलिए देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। वायो सेवर्ट के नियम अनुसार, के नियम अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी चालक के किसी अल्पांश भाग के कारण, चालक के किसी अल्पांश भाग के कारण, अल्पांश भाग के कारण
चालक के किसी अल्पांश भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा? परिमाण होगा dV समानुपाती I, पहला समीकरण, dV समानुपाती dl जो अल्पांश की लंबाई है, ठीक है, और dV समानुपाती साइन थीटा, और ये समीकरण नंबर 3 हो गया, और dV समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती जो अल्पांश की दूरी है। बट इतना जाने की आवश्यकता है नहीं, एक नंबर में पूछा था तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे समीकरण नंबर 4। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से, समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से क्या कह सकते हैं? इससे हम कह सकते हैं dV समानुपाती IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर, और इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, तो यह जाएगा dV बराबर K IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। K को हटाएंगे तो इसका मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये सूत्र बनेगा क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वायु सेवर्ट के नियम अनुसार। बट आप डायरेक्ट सूत्र पे भी जा सकते हैं, सीधे आप फॉर्मूला लिखें, बात खत्म हो जाती है, क्योंकि एक नंबर में पूछा गया था तो इतना लिखने की आपको आवश्यकता है नहीं। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर। इसमें एक बात और बताना चाहूँगा, इसका सदिश रूप जरूर याद रखें। सदिश रूप 2 बार पूछा गया है पेपर में, इसका सदिश रूप, ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप पूछा गया है पेपर में। बायो सेवर्ट का नियम भी पूछा गया, लेकिन सदिश रूप 2 बार पूछा गया। तो मैं एक बार सदिश रूप आपको जो बताया था वो फिर से लिख देता हूँ कि इसका अगर आपको सदिश रूप पूछा जाए तो आपको सिंपली क्या लिखना है? आपको लिखना है dV वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I, और ये क्या बनेगा? DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, साइन थीटा हट जाएगा, डिवाइडेड बाय मोड R वेक्टर का क्यूब, ठीक है। ये इसका सदिश रूप है। ये सदिश रूप जरूर याद रखें, कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं बात को? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कहा है? चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए, या चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम लिखिए। तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम लिखेंगे तो इस नियम के अनुसार किसी बंद चुंबकीय पृष्ठ से निकलने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, ठीक है। क्या कहता है? गाउस के नियम अनुसार, गाउस के नियम अनुसार किसी बंद चुंबकीय पृष्ठ से, किसी बंद चुंबकीय पृष्ठ से निकलने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा, निकलने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो चुंबकीय फ्लक्स है B वेक्टर डॉट DS वेक्टर बराबर 0, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स फाई B बराबर क्या होगा? 0। ये गाउस का नियम है। ऐसे लिख सकते हैं कि निकलने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा
शून्य होता है। ठीक है, मतलब जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, बल रेखाएं एक सतह से प्रवेश करती हैं, उतनी चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी सतह से बाहर निकल जाती हैं। तो ये चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं, दहली आवृत्ति क्या होती है, और द्वार के लिए आपको सत्य सारणी बनानी है। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रकाश के विवर्तन से। ठीक है, मतलब किसी विवर्तन से मतलब है कि किसी द्वारा के अवरोध से प्रकाश के मुड़ने की परिघटना को विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इतना पढ़ के आइएगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू।